हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 12th में चैप्टर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस वाला चैप्टर, जिसमें क्या था, विद्युत रासायनिक श्रेणी वगैरह थी। तो चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे हम लोगों को सबसे पहले क्लास में तो आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। उसके बाद में फिर मैंने आप लोगों को बताया सेल के बारे में, इसमें हमको पढ़ना होता है बैटरी के बारे में। तो सबसे पहले सेल दो तरह के होते हैं, ये भी पहले ही क्लास में हमने बता दिया था। पहले वाले सेल को क्या बोलते थे, विद्युत रासायनिक सेल एक होता है, या जिसको एक और होता है जिसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, उसी को वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा सेल जो होता है उसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हमने आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बता दिया है। गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, इसमें फर्क क्या है। गैल्वेनिक सेल में होता यह है कि तुमको केमिकल रिएक्शन करवाओगे और केमिकल रिएक्शन से एनर्जी तुमको लाइट मिलेगी, करंट मिलेगी। और अपघटनी सेल में क्या होता है, उल्टा होता है। तुम करंट दो और तब केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है। जैसे घर के अंदर जो बैटरी होती है, इन्वर्टर वगैरह में या कार वगैरह में बैटरी होती है, जो भी बैटरी तुम यूज करते हो, तो वो बैटरी किस तरह की होती है, वो होती है गैल्वेनिक सेल। अंदर केमिकल भरा होता है, केमिकल रिएक्शन होती है और तुमको उससे क्या मिलती है, करंट मिलती है। और जो विद्युत अपघटनी सेल होती है, इसमें क्या होता है, तुम करंट दोगे और अंदर चीजें क्या होंगी, टूटेंगी। अंदर चीजें क्या होंगी, टूटेंगी। कौन टूटेगा, इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा। विद्युत अब क्या बोलते हैं इसको, विद्युत अपघटन जो सॉल्यूशन भरा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। वो सॉल्यूशन क्या होगा, टूटेगा। तो ये काम होता है विद्युत अपघटनी सेल का। तो आज की क्लास में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आप लोग को विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके बारे में पूरा पढ़ना है। और उसके बाद में पढ़ना है विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ाएंगे। फैराडे के नियम जो हैं वो भी कर लेंगे। उसके बाद में विद्युत अपघटन होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, करते क्यों हैं, तोड़ते क्यों हैं, हम करंट देते क्यों हैं, क्यों इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने का काम करते हैं, ये सब बातें इस चैप्टर के बाद में, इस वीडियो के बाद में सॉरी, कंप्लीट हो जाएंगी। सारे डाउट क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जानते हैं क्या, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब वाला बटन जो दिख रहा है उसको क्या करना है, जरूर दबाना है। और 5 लोग को शेयर तो करना ही है कम से कम। ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए ये मिटाता हूँ, लिख भी देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, काफ़ी खतरनाक भाषा में लिखा है। तो सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ हम पढ़ाने लगे, हिंदी वगैरह। लिख बा सरकाना मग अल मंजन करो, फीको निपब हाईकोर्ट है आपका। ये कोई मतलब हिंदी भाषा ही है। तो यहाँ पे कहाँ यूज हो रही है, देखो तुमको क्या करना होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करना होगा। क्या करना होगा, याद करना होगा। तुमको पता होना चाहिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन सी चीज ऊपर आती है और कौन सा तत्व जो है नीचे आता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी सबसे पहले होती क्या है, ये ट्रिक है तुम्हारा। ये ट्रिक हमने को कई जगह हमने ढूंढा, याद करना मुश्किल होता है, काफी सारे तुम्हारे एलिमेंट्स होते हैं, तो कहाँ तक याद करोगे। तो कोई एक आध ट्रिक देख लेना कहीं भी, हमको ये सब ट्रिक मिली कहीं पे गूगल पे, तो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे देखा तो अच्छा था। हम लोगों ने भी अपने टाइम पे यही सब ट्रिक यूज करके क्या किया था, विद्युत रासायनिक श्रेणी को क्या किया था, याद किया था। ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का याद होना बहुत जरूरी है, इसलिए कोई भी ट्रिक लगा सकते हो तुम। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिख ली है, तुमको कई सारी ट्रिक मिल जाएंगी कहीं भी, बुक में तो कभी कमी मिलती है। वैसे इधर उधर गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी क्या मिलेंगी, ट्रिक मिल जाएंगी। तो ये ट्रिक हमने भी देख ली यहाँ से। तो जो है ये भी हम लोगों ने यही यूज की थी स्कूल के टाइम पे। तो ये ट्रिक को क्या करना है, याद करना है तुमको। अब इसमें चीजें क्या है, कौन सी चीज क्या है, तो ये भी बता रहे हैं बाद में, लेकिन सबसे पहले समझ लो विद्युत रासायनिक श्रेणी की होती क्या है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये होती है मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ मान। अगर हम तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए मान के क्रम में रखें, तो जो सीरीज मिलेगी वही तुम्हारी क्या होगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी होगी। तो चलो लिख देते हैं, तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के मानों के अनुसार रखने पर प्राप्त श्रेणी। बात समझ में आई। अगर हम एलिमेंट्स को क्या करें, उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव, क्या करना है, मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में ऊपर से नीचे लगाएं, तो जो सीरीज मिलेगी हमको वो क्या मिलेगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी मिलेगी। अब ये तो तुमको याद करवाया है, लिखबा सरकाना मग अल मंजन करो, फीको नीपब हाईकोर्ट है आपका। इसमें क्या होगा, मतलब कैसे, तो सबसे पहले ली लिखा है, तो ली का मतलब क्या होता है, लिथियम। ठीक है। का लिखा है, का मतलब पोटेशियम, और बा मतलब बेरियम, और सर का मतलब स्ट्रोंशियम, और का मतलब कैल्शियम, ना का मतलब सोडियम। लिखबा सरकाना मग, मग मतलब मैग्नीशियम, अल का मतलब एल्युमिनियम, मंजन क्रो, मन जिंक, क्रो का मतलब क्रोमियम हो गया तुम्हारा। ठीक है। फिर फी का मतलब आयरन हो गया।
यहाँ पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को, फी को नी पब। फी का मतलब आयरन, को का मतलब कोबाल्ट, एनआई का मतलब निकिल, और पब का मतलब प्लम्बम, या जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, लेड बोलते हो। ठीक है, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट मतलब Hg। ठीक है, कोल्ट मतलब कॉपर, है का मतलब हाइड्रोजन। आप में देखो तीन चीजें हैं, बस ध्यान रखना है। ए का मतलब Ag, फिर दूसरे वाले ए का मतलब Au, और पी का मतलब क्या है लास्ट में, प्लेटिनम। ठीक, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो बात समझ में आई। लिखबा सरकाना मगअल मंजन क्रो फीको नीपब हाईकोर्ट है आपका। तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, प्लम्बम, प्लम्बम मतलब लेड, और ये Hg है। मरकरी मतलब कॉपर, हाइड्रोजन, और सिल्वर, और गोल्ड, और प्लैटिनम। तो ये तो लिस्ट याद करनी, ये तो सिर्फ तत्वों की लिस्ट हो गई। कभी कभी क्या आता है तुमको, जो है क्या कहते हैं, वो दे देता है, आयंस दे देता है। तो उसके बारे में ये भी हम एक और लिस्ट, थोड़ी बहुत छोटी सी लिस्ट है, उसके बारे में याद करा देंगे। पहले ये वाली जो मेन लिस्ट है, इसको तुम क्या करना है, तुमको याद करना है। देख लेता हूं मैं नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को। हाँ सही, चलो नीचे तक दिख रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, समझो क्या है। ऊपर से नीचे जाने पर, अभी हमने बताया तुमको विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है कि अगर हम तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखें ऊपर से नीचे, तो जो सीरीज बनती है वही तुम्हारी क्या होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है। इसमें चीजें समझो, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है। सबसे पहले मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने का निशान इस तरह से हमने दिखा दिया, मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तो मानक अपचयन विभव का मान सबका क्या होगा, बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है, तो नीचे से ऊपर जाने पर मानक अपचयन विभव क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। अपचयन घटेगा तो मतलब ऑक्सीकरण ज्यादा होगा। तो ऊपर जाने पर समझ लो क्या होगा, अगर तुम नीचे से ऊपर जाओ, नीचे से कहाँ जाओ, ऊपर जाओ, यहां से यहां तक चले जाओ, चलो हल्का से दिखा देते हैं तीर। नीचे से ऊपर जाओ, तब कहानी क्या होगी, तब मानक ऑक्सीकरण विभव बढ़ेगा। मानक ऑक्सीकरण विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आई। अच्छा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव बढ़ेगा, और मानक ऑक्सीकरण विभव नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगा। अच्छा, जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा तो उसका अपचयन क्या होगा, आसानी से होगा। जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा उसका अपचयन आसानी से होगा, और जिसका अपचयन आसानी से होता है वो बढ़िया क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, ऑक्सीकारक। जो खुद अपचयन हो जाता है, जिसका खुद का अपचयन हो जाता है, वो तत्व क्या होता है, ऑक्सीकारक का काम करता है। ठीक है, जिसका खुद का अपचयन बढ़िया होता है वो तत्व क्या करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है। तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है ऊपर से नीचे जाने पर, ऑक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, जिसका खुद का अपचयन होता है वो बढ़िया क्या करवाता है, ऑक्सीकारक बढ़िया होता है, दूसरे का ऑक्सीकरण बढ़िया करवाता है, जिसका खुद का अपचयन होता है। और इसी तरह जब नीचे से ऊपर जाओ रहे, ऑक्सीकरण बढ़ रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण बढ़ रहा है तो मतलब उसका ऑक्सीकरण अच्छा होगा। ऑक्सीकरण अच्छा होगा तो वो बढ़िया अपचायक होगा। क्या होगा, अपचायक बढ़िया होगा। तो नीचे से ऊपर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है, अपचायक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अच्छा, ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन विभव बढ़ रहा है तो मतलब अपचयन बढ़िया हो रहा है नीचे वाले पदार्थों का। नीचे वाले जिसका अपचयन बढ़िया होता है तो उसको क्या होना चाहिए बताओ, कैथोड बढ़िया होना चाहिए कि एनोड बढ़िया होना चाहिए। तुम बताओ हमको, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होता है, एनोड पर होता है तुम्हारा ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो तुमको पता है ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन विभव का मान बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है नीचे वालों का अपचयन बढ़िया हो रहा है, तो वो बढ़िया क्या बनेंगे, कैथोड बनेंगे। तो नीचे वाले क्या बनेंगे, बढ़िया कैथोड बन सकते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर कैथोड अच्छे बनेंगे। जितना नीचे का पदार्थ होगा, जितना नीचे का वो होगा एलिमेंट, वो बढ़िया क्या बनेगा, कैथोड। और नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकरण बढ़ रहा है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो एनोड कौन अच्छा बन सकता है, जो ऊपर वाला होगा। एनोड अच्छे बनेंगे नीचे से ऊपर जाने पर, एनोड अच्छे बनेंगे। और कुछ तो है नहीं, मानक अपचयन विभव का मान बता दिया, ऑक्सीकारक क्षमता के बारे में बता दिया, अपचायक क्षमता के बारे में बता दिया, कैथोड और एनोड के बारे में बता दिया। बढ़िया। अब तुमसे मान लो सवाल पूछा गया, तुमसे सवाल ये पूछा गया, मान लो कि बताओ, एक दिया है तुमको कैल्शियम और एक दिया है एल्युमिनियम, इन दोनों में से किसको कैथोड और किसको एनोड बना सकते हो बताओ। अब
तुमको पता होना चाहिए कैल्शियम ऊपर आता है और एल्युमिनियम कहाँ आता है, नीचे आता है। ऊपर वाले बढ़िया ऑक्सीकरण बढ़िया होता है ऊपर वालों का, क्योंकि ऊपर जाने पर ऑक्सीकरण विभव का मान बढ़ता है, तो ऊपर वालों का ऑक्सीकरण बढ़िया होता है, तो ये एनोड बनेंगे ऊपर वाले, और नीचे वाले जितने होंगे वो कैथोड बढ़िया बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कैल्शियम को क्या बनाओगे, एनोड बनाओगे, और एल्युमिनियम को क्या बनाओगे, एल्युमिनियम नीचे आता है तो बढ़िया क्या बनेंगे, सॉरी एल्युमिनियम नीचे आता है तो हाँ सही तो बताया, एल्युमिनियम नीचे आता है, इनका अपचयन बढ़िया होगा तो इनको क्या बनाओगे, कैथोड। और कैल्शियम ऊपर आता है, ऊपर ऑक्सीकरण बढ़िया होता है, तो ये क्या बनेंगे बढ़िया, एनोड, क्योंकि एनोड पर तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो कोई भी तुमको अगर दो तत्व दे दिया जाए तुमको समझ में आ जाएगा किसको बढ़िया एनोड बन सकता है और कौन बढ़िया कैथोड बन सकता है। अब ये इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कैल्शियम हमेशा एनोड ही बनेगा, कोई भी कैथोड बन सकता है, कोई भी एनोड बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि तुमने दूसरी वाली चीज क्या ली है, दूसरा वाला इलेक्ट्रोड कौन सा लिया। अब आप मान लो कि कैल्शियम और लिथियम को चुन लें, अब बताओ, अब कैल्शियम और लिथियम को अगर तुम चुन लोगे, एक तरफ कैल्शियम ले लोगे और एक तरफ लिथियम ले लोगे, इस बार तो लिथियम ऊपर आ गया, लिथियम ऊपर आ गया तो बढ़िया ये एनोड बनेगा इस बार, और ये क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। तो ये मतलब मत समझ लेना कि जो है अगर एक बार कोई कैथोड बन गया तो वो एनोड नहीं बन सकता, कोई भी कैथोड बन सकता है यहाँ पे, और कोई भी क्या बन सकता है, एनोड। वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है कि तुमने दूसरा इलेक्ट्रोड लिया क्या है। दो इलेक्ट्रोड को देखोगे, उनकी तुलना करोगे, कौन ये वाली सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आ रहा है, कौन नीचे आ रहा है। जो ज्यादा ऊपर आ रहा होगा वो बढ़िया क्या बनेगा, एनोड, जो ज्यादा नीचे आ रहा होगा वो बढ़िया क्या बनेगा, कैथोड। ठीक है, तो इस तरह से तुम इसका इस्तेमाल करके, विद्युत रासायनिक श्रेणी का इस्तेमाल करके काफी चीजें तुम क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। अब तुमसे पूछा जाए कौन बढ़िया अपचायक है, अपचायक कौन बढ़िया है, अपचायक बढ़िया वो होते हैं जिनका खुद का ऑक्सीकरण होता है, जिनका खुद का ऑक्सीकरण होता है, जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा वो बढ़िया कौन होगा, अपचायक बढ़िया होगा। अब तुमसे पूछा जाए बेरियम और स्ट्रोंशियम में कौन बढ़िया अपचायक है, तो बेरियम ज्यादा अच्छा अपचायक है, क्योंकि इसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो बढ़िया अपचायक होता है, जिसका खुद का अपचयन होता है वो बढ़िया क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। जिसका खुद का अपचयन हो रहा होगा वो बढ़िया ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका खुद का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, वो बढ़िया क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जिसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो क्या होगा, क्या वो अपचायक बढ़िया होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए इतना। ये सब बातें जो 3-4 लिखाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना है हमको इलेक्ट्रोलिटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। हमने बताया विद्युत अपघटनी सेल वो सेल होता है जिसमें तुम करंट दोगे और केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन क्या होगी, जो तुमने विद्युत अपघट लिया होगा वो टूट जाएगा आयनों में, और या तो कैथोड पे जमा होगा या एनोड पे जमा होगा। जो प्लस वाला होगा वो कैथोड, वो किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और जो माइनस वाला होगा वो किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। देखो वहां पे क्या था, तुमको डायग्राम बनाते हैं ज्यादा समझ में आएगा। वहां पे क्या था, दोनों चीजें क्या थी, अलग अलग उसमें थी, और बीच में क्या था, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ सॉल्ट ब्रिज वगैरह का कोई काम नहीं है, यहाँ दोनों एक ही बर्तन में होंगे। एक ही बर्तन में तुम क्या लगा दो, कैथोड लगा दो, और एक ही बर्तन में एनोड लगा दो। मान लिया इधर वाला एनोड लगा दिया हमने इस तरफ, और इस तरफ क्या लगा दिया, कैथोड लगा दिया। और यहाँ पे ध्यान रखना, अभी तुम्हारे देखो क्या हो सकता है, कैथोड और एनोड यहाँ पे जिस पदार्थ का होगा ना, अभी जो हम तुमको बता रहे हैं वो क्या होगा, वो होगा अक्रिय पदार्थ का। जो यहाँ पे एनोड और तुम्हारे कैथोड हैं वो क्या होंगे, अक्रिय होंगे। क्या होंगे, अक्रिय। अक्रिय का मतलब वो जो है अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। पता चला कि एनोड खुद भी जो है क्या कहते हैं, रिएक्टिव है, क्रियाशील है, तो वो खुद ही से किसी से क्रिया कर लेगा, तो एनोड पर क्या होने लगेगा। तो अभी तुमको ये मान के चलना है, जब तक कि सवाल में कहा ना जाए कि एनोड क्या है, क्रियाशील है, तुमको ये मान के चलना है एनोड और कैथोड दोनों क्या है, अक्रिय। ज्यादातर प्लेटिनम के एनोड और कैथोड लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं, प्लेटिनम के, क्योंकि प्लेटिनम क्या करता है, ज्यादा रिएक्शन करता नहीं है, इसलिए। ठीक है, वैसे तुम्हारे सिलेबस में 100% क्या आएगा, सवाल ऐसा आएगा जिसमें कैथोड, वो एनोड और कैथोड दोनों क्या हो, अक्रिय हो, रिएक्शन करते ही ना हो। मेन काम किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट का, विद्युत अपघट का। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया एग्जांपल के तौर पर तुम्हारा विद्युत अपघट NaCl ले लिया। क्या ले लिया, NaCl। अब विद्युत अपघट भी दो तरह से हो सकता है। हमने बताया विद्युत अपघट या तो जली विलयन में ले लो या किस में ले लो, मोल्टेन मेटल में ले लो। मोल्टेन मतलब गलित अवस्था में ले लो। विद्युत अपघट क्या करते, क्या मतलब होता है, विद्युत अपघट मतलब NaCl लिया तुमने, तो NaCl को या तो तुम क्या कर सकते हो, पानी में घोल दो, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो भी क्या कहलाएगा, विद्युत अपघट कहलाएगा NaCl का। लेकिन उसमें क्या होगा, वाटर भी होगा, Na के आयंस भी होंगे और Cl माइनस के भी आयंस होंगे। लेकिन मोल्टेन मेटल लोगे, मोल्टेन मेटल मतलब गलित अवस्था में अगर तुम NaCl लोगे तो उसमें तो वाटर होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस होगा। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी ये समझो कि यहाँ पे सिर्फ क्या है, NaCl। क्या है, NaCl है। गलित है या नहीं है बाद में बात करेंगे, पहले ही समझ लो NaCl है। ये मान लिया हमने एनोड है एक, और इसको क्या माना, कैथोड मान लिया। और हमने बताया यहाँ पे हम लोग करंट देते हैं, करंट देते हैं, बिल्कुल देते हैं। करंट देने के लिए बैटरी लगाना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से करंट निकलेगी। ठीक है, अब तुमको पता होना चाहिए, वहां पे हमने बताया था एनोड क्या होता है, निगेटिव होता है। कहाँ पे, गैल्वेनिक सेल में। यहाँ पे एनोड क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि प्लस वाले सिरे से जुड़ा है, तो ये एनोड क्या होगा, प्लस प्लस होगा।
और ये क्या होगा, माइनस माइनस होगा किस पे, कैथोड पे। वहां पे कहानी उल्टी थी, कैथोड पर प्लस चार्ज आ रहा था और एनोड पर क्या आ रहा था, माइनस चार्ज। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, कैथोड और एनोड के लिए एक चीज ध्यान रखो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। ये बात तो तुमको हमेशा पता होना चाहिए, चाहे वो वाला सेल हो चाहे जो सा सेल हो, एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। वहां पे भी यही हो रहा था। अच्छा, जाहिर सी बात है यहाँ पे Na प्लस के भी मॉलिक्यूल होंगे और Cl माइनस के भी होंगे, तो तुमको पता होना चाहिए प्लस वाला किसके पास जाता है, माइनस के पास में, और Cl माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास में जाएगा। Cl माइनस किसके पास में जाएगा, प्लस के पास में जाएगा। तो Cl माइनस वाला प्लस के पास में जाएगा और प्लस वाला माइनस के पास में जाएगा। तो Cl माइनस क्या करेगा, जब Cl माइनस एनोड पे जाएगा तो एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, देखो जरा। एनोड पर रिएक्शन ये होगी तुम्हारी कि Cl माइनस गया और उसने क्या कर दिया, Cl बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्या कर दिया, Cl माइनस से एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, जो चार्ज होता है वो बढ़ता है। यहाँ पे देखो -1 चार्ज है और यहाँ से क्या हो गया, 0 हो गया। तो -1 से 0 का मतलब बढ़ना हो तो हुआ, -1 कम नंबर होता है, 0 क्या होता है, ज्यादा नंबर हो गया है, तो बड़ा है, ऑक्सीकरण हुआ है इसका। कैथोड पर क्या होगी कहानी, कैथोड की कहानी भी देख लेते हैं। कैथोड की कहानी ये होगी तुम्हारी कि यहाँ पे Na+ जा रहा है और वहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो Na+ है और वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, तो Na+ से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या बना देगा, Na बना देगा। तो यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 थी और यहाँ पे जो आयन है उसके ऊपर 0 है। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब वही होता है जो जिसके ऊपर कितना चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। तो यहाँ Na+ से Na बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपचयन हुआ है और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ है। तो सेल की रिएक्शन तुमको जानते हो, देखो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेल की रिएक्शन में, फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो बराबर ही इलेक्ट्रॉन, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो सेल की जो रिएक्शन लिखना होगा तुमको, तो सेल की रिएक्शन क्या लिखोगे, सेल की रिएक्शन में सिंपल सी बात है, यहाँ पे Na+ लिखोगे लेफ्ट में और प्लस Cl- लिखोगे। वहां पे क्या बनना है, Na बनना है और प्लस Cl बन रहा है, यही तो बन रहा है ना। तो यही ठीक है तुम्हारा। तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे Na+ जा रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पे Na जमा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है Na। तो सोडियम धातु यहाँ पे क्या हो रही है, धीरे धीरे जमा हो रही है। और Cl- कहाँ पे जमा हो रही है, इसमें जमा हो रही है। किसमें जमा हो रही है, इसमें जमा हो रही है Cl-। तो यहाँ पे Cl- जमा हो रही है। तो Cl- जाने के बाद में, लेकिन ये Cl अकेला तो रहेगा नहीं, ये Cl क्या बना लेगा, गैस बना लेगा, Cl2। अकेला Cl नहीं देखा होगा तुमने, Na को अकेला देखा होगा। तो यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। Cl- है तो हमेशा Cl2 बनाएगा ना, अकेला Cl तुमने कहाँ देखा होगा, क्लोरीन गैस के फॉर्म में रहता है, अणु के फॉर्म में। तो यहाँ पे दो, इसको बैलेंस कर दिया हमने। और यहाँ पे चलो बैलेंस भी कर लेते हैं, यहाँ पे 2 Cl- है तो यहाँ पे 2 से तो Cl2 बनेगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी लगाने पड़ेंगे। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन चलो हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए हमको, नहीं चाहिए फाइनल रिएक्शन में। तो अब तुमको यहाँ लिखना है, लिख दो 2 Cl- हो गया, यहाँ पे Na+ भी क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 Na बनेगा और Cl2 बनेगा, क्योंकि Cl अकेला नहीं बनता है ना, जितने भी आधातु होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं ज्यादातर। तो Cl2 तुम्हारा बन गया, ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गई तुम्हारी सेल की रिएक्शन। तो यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन गैस लिबरेट होगी कहाँ पे, एनोड पर, और कैथोड पर क्या जमा होता जाएगा, तुम्हारा सोडियम जमा होता जाएगा। तो तुमसे सवाल ये पूछता है इस कॉन्सेप्ट में, इसमें सवाल ये बनता है कि बताइए कितने ग्राम Na+ जो है, सोडियम जो है जमा हुआ कैथोड पर आके, या कितनी जो है गैस जो है Cl2 गैस कितनी जो है रिलीज हुई एनोड के ऊपर। तो ये बताने का काम किया था सबसे पहले फैराडे ने। किसने बताया था, फैराडे ने। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे फैराडे के नियम, फैराडे का पहला नियम और फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे के नियम पढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूँ तुम लोग को क्या बता दूं, मैं बता दूं तुम लोग को कि विद्युत अपघटनी सेल ही पढ़ा रहा हूं ना, तो सेल के बारे में एक चीज समझा देता हूं। अभी देखो हमने क्या लिया है, अभी हमने बताया कि केस बदल जाएगा कब, जब NaCl देखो अगर प्लस में है, किसमें है, अभी कौन सा एनोड पर कौन सा मटेरियल जा रहा है और कौन सा मटेरियल नहीं जा रहा है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने ये मान के चले हैं दोनों में मोल्टन मेटल है। क्या है ये, मोल्टन मेटल है। अभी तो NaCl को तुमको बताया नहीं है कि मोल्टन मेटल है, गलित अवस्था में है या जलीय अवस्था में। अभी तुमको हम बताएंगे, एक के 2 केस लेंगे। केस ये लेंगे, एक बार जो विद्युत अपघट NaCl लेंगे या कोई भी विद्युत अपघट लेंगे वो गलित अवस्था में लेंगे। गलित अवस्था की खासियत क्या होती है, उसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होगा, पानी के अणु बिल्कुल भी नहीं होंगे। और जो जलीय अवस्था की मतलब होता है, जली विलयन में क्या होगा, जली विलयन में होगा ये कि उसमें पानी के भी अणु होंगे। और पानी के अणु को तुम जब करंट दे रहे हो तो करंट, फिर पानी भी टूटेगा करंट में। जैसे तुमने करंट दिया तो यहाँ पे Na+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया। लेकिन जब पानी रहेगा तो पानी भी करंट से टूट जाता है, H+ अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है प्लस वाले भी 2 हो जाएंगे यहाँ पे और माइनस वाले भी 2 हो जाएंगे। तो फिर कैथोड पे कौन जाएगा, किसका ऑक्सीकरण होगा। तो इस चीज को हमको समझना है आगे, तो उसको केस बना के लिखेंगे। इसको मिटा देता हूं, उसके बाद लिखता हूं, उसको नोट कर लीजिए जब तक आप लोग। अब देखिए हम लोग को देखना है
केस 1 इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही लिया है हमने, एक तरफ लिया है एनोड और एक तरफ कैथोड। मान लिया प्लेटिनम का एनोड और कैथोड है, जिससे हम लोग को ये पता चल गया दोनों अक्रिय हैं। हमेशा एक अक्रिय ही रहेगा तुम्हारे, हो सकता है तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा सक्रिय भी, मतलब जो खुद भी रिएक्शन में पार्ट ले, इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड। लेकिन हम लोग के सिलेबस में वो सब है नहीं, हम लोग के सिलेबस में दोनों क्या है, अक्रिय इलेक्ट्रोड है, मतलब ये खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। अब हमने पहले केस में लिया है कि जब विद्युत अपघट्ट गलित हो। अच्छा, गलित अवस्था में विद्युत अपघट्ट होगा तो सिर्फ Na+ और Cl- होगा विद्युत अपघट्ट में, इलेक्ट्रोलाइट में H2O तो होगा नहीं, वाटर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने वाटर का सोल्यूशन लिया ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, एनोड पर क्या होगा यहाँ पे बताओ जरा। एनोड पर कौन जाएगा, ये प्लस वाला है तो प्लस वाले पे कौन जाता है, माइनस वाला, और माइनस वाले पे कौन जाएगा, प्लस वाला। तो एनोड पर अगर रिएक्शन लिखनी हो तो क्या करोगे, अभी जो लिखा था सेम वही केस था वो। तो यहाँ पे Na+ रहेगा एनोड पर, और ये इस पे आएगा, किस पे, ये Na+ आएगा कैथोड पे। पहले ये एनोड की बात कर रहे हैं तो एनोड के बारे में लिख देते हैं। एनोड पर Cl- जाएगा, तो Cl- एनोड पर जाके क्या करेगा, Cl2 बनाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। बैलेंस करना है रिएक्शन को तो बैलेंस कर दो, बिल्कुल बैलेंस करना ही पड़ेगा अगर हमको पूरा लिखनी है तो चलो 2Cl- 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अच्छा, कैथोड की बात करें तो कैथोड पे माइनस है चार्ज, तो इस पर प्लस वाला जाएगा, तो प्लस वाला जाएगा तो Na+ है, ये क्या करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन ले लेगा Na+ यहाँ से, और ये क्या बना देगा, Na बना देगा तुम्हारा। ठीक है, लेकिन बैलेंस करना है हमको रिएक्शन, अगर पूरी रिएक्शन लिखनी है सेल की रिएक्शन तो दोनों तरफ क्या कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि फुल रिएक्शन जब लिखते हैं सेल की तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। तो पूरे सेल की अगर रिएक्शन लिखना चाहो तो यहाँ से लिख दोगे 2Na+ प्लस 2Cl- इज इक्वल टू Cl2 गैस प्लस 2Na। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, एनोड पर कौन जमा हुआ आके, Cl2 गैस रिलीज हुई, और कैथोड पर कौन जमा हुआ आके, कैथोड पर जमा हुआ आके तुम्हारा सोडियम धातु। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया सिंपल सा, जो अभी इससे पहले बताया था वही चीज है एक तरह से, जब यहाँ पे मोल्टन मेटल नहीं था। अच्छा, अगर जब मान लो कि तुमको जो है मोल्टन मेटल था वही वाला, वो पिछला वाला केस भी जो लिया था, तो ये हमने तुमको डिटेल में समझा दिया कि केस 2 होंगे तो क्या होगा। अगर गलित अवस्था में है तो मतलब पानी नहीं है उसमें, तो जाहिर सी बात है 2 ही आयन है, Na+ और Cl-। Na+ किधर चला जाएगा, ये माइनस वाले की तरफ, और Cl- कहाँ चला जाएगा, एनोड पे चला जाएगा। रिएक्शन जो होना होगा हो जाएगी वहां पे। अच्छा, अब अगर मान लो हम केस ये ले लें कि NaCl क्या हो, जली हो, क्या हो, जली हो, तो मतलब NaCl के अंदर क्या मिला है, पानी भी मिला है। अच्छा, केस तो बहुत सारे हो सकते हैं, केस ये भी हो सकता है तुम्हारा तीसरे नंबर का केस, तीसरा केस ये भी हो सकता है कि NaCl जली तो हो, लेकिन यहाँ पे 2 होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूटेड। मतलब कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र NaCl, और एक होता है तनु NaCl। सांद्र NaCl का मतलब NaCl में जली NaCl तो है लेकिन उसमें NaCl की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और तनु NaCl का मतलब है NaCl तो है लेकिन उसमें जो है पानी ज्यादा मिला है, NaCl क्या है, कम मात्रा में है। लेकिन तुमको सिर्फ इतना समझना है कि NaCl क्या है, सांद्र है, मतलब ज्यादा मात्रा में NaCl है। बाकी ज्यादा केस नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, 12th क्लास में तो नहीं है, कम से कम IIT JEE में वगैरह में है, नीट में। तो अभी 12th के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ तक देख रहे हैं हम लोग कि जली विलयन में NaCl है। अच्छा, जली विलयन में अगर NaCl है, जाहिर सी बात है तुमने एक को एनोड बनाया है, तो एनोड क्या होगा, प्लस वाला होगा, कैथोड क्या होगा तुम्हारा, माइनस वाला होगा। बीच में तुमने क्या लगा दी, बैटरी लगाई होगी, यहाँ से करंट बहाई होगी, और यहाँ पे तुमने क्या भरा है, इलेक्ट्रोलाइट भरा है, विद्युत अपघट्ट। लेकिन अब दिक्कत की बात है, इलेक्ट्रोलाइट तुमने क्या भरा है, NaCl भरा है, वो भी जली विलयन में। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर 4 आयन होंगे, Na+ होगा और Cl- होगा, और करंट देने की वजह से हुआ क्या है, तुमने पानी के भी मॉलिक्यूल को भी तोड़ दिया है, H+ और OH- में। ठीक है, बात हो गई यहाँ तक की। अब ये हो गया, तुमको समझ में आ गया, ये दोनों क्या है, अक्रिय हैं, पहले बता चुके हैं, हमेशा अक्रिय ही रहेंगे, तुम्हारे सिलेबस में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो दिक्कत क्या हो गई, अब दिक्कत ये हो गई, एनोड तो ये है तुम्हारा, प्लस वाला एनोड होता है और माइनस वाला क्या होता है, कैथोड होता है यहाँ पे। अब एनोड पर बताओ कौन जा सकता है, बताओ, एनोड तो है प्लस वाला, तो यहाँ पे कौन कौन जा सकता है, माइनस वाला जा सकता है। तो माइनस वाले तो 2 हैं यहाँ पे, OH- भी माइनस वाला है और Cl- भी माइनस वाला है। अब बताओ यहाँ पे किसको भेजें हम, अब यहाँ पे दिक्कत खड़ी हो गई। तो अब हमको यहाँ पे चुनना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि किसको हम भेजें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक तुमको केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद ही करवा दी है, उसमें सिर्फ एलिमेंट्स थे, तत्व थे। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ये भी याद कर लो, ये वाली केमिकल सीरीज, यहाँ तक तो देखो सेम ही है, हमने सारे बीच से गैप कर दिए हैं, सारे नहीं लिए हैं तब तो यहाँ से यहाँ तक कि तुमको पता ही है क्या था, लिकबा सरकाना, लिकबा, पोटेशियम बेरियम बीच से गैप कर दिया है, सरकाना स्ट्रॉन्शियम भी गैप कर दिया है, कैल्शियम भी गैप कर दिया है, मंजन क्रोमे जिंक है, और क्रोमियम भी गैप कर दिया है। मतलब यहाँ तक कि तुमको पता है सब तत्व हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि तत्व हैं। देखो यहाँ पे आयन आ गया, क्या आ गया, आयंस भी आ गए। तो आयंस का तुम ये 4-5 याद कर लो, यही से इससे बाहर तुमको कोई आयंस नहीं मिलेंगे। Cl- OH-, Cl- ऊपर आता है, OH- नीचे आता है, ज्यादातर Cl- मिलेगा या SO4 बहुत ज्यादा मिल जाएगा। ये तीनों बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी 4-5 है याद कर लो तुम। Cl- ऊपर आता है,
OH माइनस उससे नीचे आता है, उससे नीचे SO4, उससे नीचे NO3 माइनस आता है, उससे नीचे SO4 माइनस आता है और सबसे पहले नीचे फ्लोरीन आता है। बस इतना याद रख लो तुम, फ्लोरीन माइनस आता है। ठीक है, ये वाली यहाँ तक तुमको याद होगा, यहाँ तक चीजें तुमको याद हैं, तत्व वाले में याद कराया था। बस ये 4-5 चीजें तुमको याद रखनी है आयंस के रूप में। अब हमको बताओ एनोड पर क्या होता है। एनोड पर तुमको हमने कॉन्सेप्ट बताओ, बिल्कुल बेसिक चीज। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। अब बारी आई, दो लोग में कंपटीशन चल रहा है कि कौन जाएगा एनोड के ऊपर। तो ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण किसका ज्यादा होता है? जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है। और ऑक्सीकरण विभव कैसे पहचानते हो? जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आता है उसका बढ़िया ऑक्सीकरण होता है, वो बढ़िया एनोड बनते हैं। ठीक है ना? तो ऑक्सीकरण किसका बढ़िया होगा? जिसका जो है, जो इलेक्ट्रॉन विभव में जिसका जो है अपचयन विभव ज्यादा होगा वो बढ़िया से अपचयन हो। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। तो बताओ कौन जिसका ज्यादा ऑक्सीकरण विभव होगा वो पहुंच जाएगा। ऑक्सीकरण का विभव किसका ज्यादा होता है बताओ? यहाँ पे इसमें देख के, जो ऊपर आ रहा होगा उसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा, और जो नीचे आ रहा होगा उसका ऑक्सीकरण विभव क्या होगा? कम होगा। क्योंकि नीचे जाने पर अपचयन विभव का मान घटता है और ऑक्सीकरण विभव का मान, नीचे जाने पर अपचयन विभव का मान बढ़ता है, और ऑक्सीकरण विभव का मान घटता है। ऊपर जाने पर ऑक्सीकरण विभव का मान बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर कौन आ रहा है? ऊपर आ रहा है Cl माइनस और नीचे आ रहा है OH माइनस। मतलब ये बढ़िया एनोड पे जा सकता है और ये बढ़िया क्या कर सकता है? कैथोड पे जा सकता है। तो Cl माइनस जाएगा या OH माइनस जाएगा? जीतेगा कौन इसमें? Cl माइनस जीतेगा। क्यों? क्योंकि Cl माइनस का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है किससे? OH माइनस से। तो Cl माइनस यहाँ पे जाएगा और OH माइनस नहीं जाएगा। तुमको बस ये चेक करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो एनोड पर कहानी क्या हो जाएगी? Cl माइनस गया एनोड पर और इसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और खुद क्या बना लिया? Cl2 बना लिया। बात समझ में आई? इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कर लेते हैं। चलो, 2Cl माइनस, Cl2 लगाई है यहाँ पे और यहाँ पे 2 लगा दिया हमने। हो गई बात। अब करते हैं कैथोड पे बारी, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें जा सकती थी ना, OH माइनस भी जा सकता था और Cl माइनस भी जा सकता था। यहाँ पे कौन कौन जा सकता है? Na प्लस जा सकता है और H प्लस जा सकता है। चलो देखते हैं कैथोड की कहानी। कैथोड पे अब तुम्हारा दो चीज जा सकती है, H प्लस जा सकता है और कौन जा सकता है? Na प्लस जा सकता है। अब बताओ H प्लस जाए कि Na प्लस जाए? कैथोड पर क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। कैथोड पर होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन। जिसका अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा वही जाएगा। जाहिर सी बात है, अपचयन विभव का मान ज्यादा किसका होता है? नीचे जाने पर अपचयन विभव बढ़ता है, तो जो श्रेणी में नीचे आएगा वही जाएगा यहाँ पे। तो H प्लस नीचे आता है या Na प्लस आता है? बताओ, H आता है या Na? तो H तो देखो कहाँ आता है? ऊपर आता है काफी। और Na कहाँ आता है? उससे भी ऊपर आता है। तो जाहिर सी बात है अपचयन विभव किसका ज्यादा है? नीचे जाने पर अपचयन विभव बढ़ता है, तो मतलब H ज्यादा नीचे आ रहा है, इसका अपचयन विभव ज्यादा होगा, तो इसको जाना चाहिए किस पे? कैथोड पे। तो इस बार देखो Na बेचारा क्या हो गया? हट गया। और जो पानी वाला H प्लस था वही जाके कहाँ लग गया? कैथोड पर लग गया। बात समझ में आई? तो H प्लस कैसे आया होगा बताओ? यहाँ पे H प्लस है, H प्लस जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? H2 गैस बना देगा। ठीक है, और इसको बैलेंस करना है तो जाहिर सी बात है कर दो बैलेंस। यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे 2, हाँ यहाँ पे तो पहले से 2 है। ठीक है, हो गया काम। तो ये है तुम्हारा क्या? कैथोड और एनोड पर रिएक्शन। इसके बारे में ज्यादा तुमसे डिटेल में नहीं पूछेगा, बस तुमसे ये पूछेगा कि जब जली विलयन में NaCl हो, या NaCl की जगह कुछ और भी दे सकता है ना। मान लो दे दिया तुमको क्या? मान लो दे दिया तुमको कैल्शियम, और कैल्शियम क्या मान लो दे दिया है? मैग्नीज, MgOH का होल ट्वाइस दे दिया। मान लो क्या दे दिया? MgOH भी हटा दो यहाँ से, Mg दे दिया और चलो MgCl दे दिया। क्या दे दिया? MgCl। अब Cl वाले में तो कंपटीशन होगा किसमें? Cl में और OH में कंपटीशन होगा, और Mg उसमें कंपटीशन किसमें होगा? Mg में और H प्लस में। देखो Mg कहाँ आता है? H प्लस कहाँ आता है? मैग्नीशियम तो बहुत ऊपर ही आता है, H नीचे आता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम इस बार कौन जीतेगा? उसमें उस पे जाने में, किस पे जाने पे? इस पे जाने पे कौन जीतेगा? फिर से H प्लस जीत जाएगा। तो हो सकता है नीचे वाला भी हो, H प्लस के नीचे कॉपर वाली चीज दे दी जाए। मान लो विद्युत अपघट के रूप में तुमको CuCl दे दे। क्या दे दे? CuCl। हाँ, CuCl2 देगा, जाहिर सी बात है। तो CuCl2 देगा तो जाहिर सी बात है। अब कॉपर कहाँ आता है? नीचे आता है। और हाइड्रोजन कहाँ आता है? थोड़ा ऊपर आता है। तो पानी वाला H प्लस नहीं जा पाएगा इस बार कौन जाएगा? कॉपर जाएगा। वो तो डिपेंड करता है तुमको सवाल में दिया क्या है विद्युत अपघट के रूप में। तो उसके रूप में इस तरह से जो एनोड पर बनता है वो बना दो, जो कैथोड पर बनता है वो बना दो। ठीक है, अच्छा इसमें से तुमको जो हमने बताया अभी, जो मटेरियल कहाँ पे जमा हो रहे हैं, ये सब मटेरियल जमा हो रहे हैं। प्लस वाला जमा हो रहा है कैथोड पर और माइनस वाला कहाँ जमा हो रहा है? एनोड पर। तो इससे पहले जो बताया था यहाँ पे देखो Cl माइनस कहाँ जमा हो रहा है? एनोड पर। तो ये Cl2 गैस रिलीज कर रहा है, और कैथोड पर कौन जमा हो रहा है? सोडियम। तो ये कितना सोडियम जमा हो रहा है इसके बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। तो इसके बारे में बताया फैराडे ने कि अगर तुम जितनी ज्यादा करंट दोगे, मतलब चार्ज जितना ज्यादा दोगे, ज्यादा समय के लिए चार्ज दोगे, तो उतना ही ज्यादा मटेरियल जो है जमा होगा कहाँ पे? कैथोड पर या एनोड पर। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं फैराडे के नियम में इसके बाद। तो ये नोट कर लीजिए पहले। अब हम लोग को पढ़ना है फैराडे के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फैराडे का पहला नियम होता है और दो नियम होते हैं फैराडे के, एक प्रथम नियम है, एक सेकंड नियम। सेकंड नियम में तो न्यूमेरिकल है नहीं, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है या तुम्हारा एक तरह से क्या कह सकते हैं स्टेटमेंट है। और जो पहला नियम है इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, काफी न्यूमेरिकल आते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसने बात क्या कही पहले नियम में वो समझो। उसने कहा किसी भी इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। इसका मतलब अभी हमने बताया ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब तुम करंट देते हो तो एक प्लस वाली चीज जाती है किस पे, कैथोड पर, और माइनस वाली चीज जाकर कहां जमा होती है, एनोड पर जमा होती है। तो वो कितनी मात्रा में जमा होती है, कितने ग्राम जमा होती है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, तुम कितना उसमें आवेश दे रहे हो, मतलब कितना करंट उसमें दे रहे हो, उसी पे क्या होती है समानुपाती। करंट ज्यादा दोगे मतलब आवेश ज्यादा हुआ तो वो मात्रा क्या होगी, ज्यादा जमा होगी, होगी कि नहीं होगी, और कम दोगे तो कम मात्रा जमा होगी। तो इसका मतलब प्रवाहित जो निक्षेपित मात्रा है, जमा होने वाली मात्रा है m, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, q के। तो जाहिर सी बात है तुमको पता है केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो कोई भी हो, जब भी ये समानुपाती वाला, इसका मतलब समझते हो क्या होता है समानुपाती का, इसका मतलब q बढ़ने पर m बढ़ेगा। बिल्कुल आवेश बढ़ेगा तो उसका में जो जमा होने वाली मात्रा है वो बढ़ेगी, आवेश घटेगा तो जमा होने वाली मात्रा घटेगी। अच्छा कभी भी समानुपाती वाला निशान होता है तो समझ लो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनने वाला है। फॉर्मूला कभी भी बनता है तो समानुपाती का निशान हटता है और यहाँ पे क्या आता है, बराबर का निशान। और कभी भी बराबर का निशान हटता है तो एक यहाँ पे कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं नियतांक। अब क्या नियतांक आता है ये कोई भी नहीं बता सकता, ये तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है क्या नियतांक आता है। तो तुमको हर फॉर्मूले के लिए याद रखना पड़ेगा क्या नियतांक आता है। इस फॉर्मूले में जो नियतांक आता है उसको बोलते हैं Z, और Q का Q लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक समतुल्य, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा Q क्या होता है, आवेश का तुमको पता है फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर IT भी फॉर्मूला होता है। तो यहां से ये भी लिख सकते हो ना, M बराबर Z इंटू आई इंटू टी। अच्छा Z भी क्या चीज है, Z है विद्युत रासायनिक, E अपॉन F, क्या लिख सकते हो, E अपॉन F। और ये Q को क्या लिख सकते हो, I इंटू टी। तो ये हो सकता है फॉर्मूला पूरा और भी डिटेल में। जहां पे तुमको E पता होना चाहिए क्या होता है, E के बारे में भी और डिटेल में लिख सकते हो। E बराबर होता है तुल्यांकी भार, जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो, तुल्यांकी, ग्राम तुल्यांक बोल सकते हो, ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट्स। इसका फॉर्मूला तुमने पढ़ा है किसमें, विलियन वाले चैप्टर में। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है मोलर मास, मतलब वो क्या बोलते हैं अणु भार, अपॉन में x। अब तुम कहोगे ये x क्या चीज होता है, x होता है तुम्हारा अगर कोई भी प्लस चार्ज, क्या होता है, प्लस आवेश की मात्रा। अभी यहाँ पे तो प्लस आवेश ही आएगा, तो प्लस आवेश की मात्रा समझ लो, ठीक है, इतना समझ लो, ये फॉर्मूला होता है। इतना फॉर्मूला तुमको याद रखने की कोई झंझट ही नहीं है, बिना फॉर्मूले के हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो एक हमने न्यूमेरिकल लिया है, इस न्यूमेरिकल से अगर हम देखना चाहें बिना फॉर्मूले के भी आंसर आ सकता है और फॉर्मूले से भी आ सकता है। चलो हम पहले फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूले से करोगे तो पहला तरीका हम बताते हैं तुमको। पहला तरीका ये है कि टाइम दिया है तुमको, क्या दिया है, टाइम, कितना घंटे, 1 घंटे, लेकिन टाइम हमेशा किस में रखते हैं, सेकंड में रखते हैं। 1 आवर, 1 आवर का मतलब हो गया 1 इंटू 60 मिनट हो गया। 60 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया सेकंड में, 3600 सेकंड हो गए। कितने हो गए, 3600 सेकंड, ठीक है। हाँ यही हुआ ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3600 सेकंड आ गए। और क्या दिया है तुमको, करंट I दिया है 5 एम्पियर, ठीक है। कॉपर की निक्षेपित मात्रा M निकालना है तुमको, मतलब अब M निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ZIT। Z के लिए फॉर्मूला होता है क्या तुम्हारा, Z बराबर होता है फॉर्मूला E अपॉन F। अच्छा F क्या होता है पता है तुमको, यहाँ पे F होता है फैराडे, F होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और ये कितना होता है, अगर इसको कूलाम में बदलना चाहें तो F बराबर होता है 96,500 कूलाम। होता तो है 96,487, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 96,500 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब चलो इसमें रखते हैं वैल्यू। अब E की वैल्यू भी पता है, मोलर मास कितना होता है, मोलर मास अपॉन में x, और साथ में क्या है ये F भी है, ठीक है। तो Z बराबर तो इतना आ गया सा। अब रखते हैं चलो वैल्यू, आंसर निकालते हैं। M बराबर हो गया फॉर्मूला तुम्हारे पास में ZIT, क्या होता है फॉर्मूला, ZIT। अब Z की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, E अपॉन F। E अपॉन F का मतलब मोलर मास, मोलर मास कॉपर का कितना होता है, 63.5 होता है। कितना होता है, 63.5 अपॉन में x मतलब हमने बताया कि प्लस चार्ज की मात्रा। कॉपर सल्फेट में प्लस में कौन है, कॉपर के ऊपर होता है 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। तो कॉपर के ऊपर 2 प्लस होता है तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। F की जगह पे 96,500 आ गया। ये हो गया तुम्हारा Z पूरा। I की जगह पे क्या रखोगे, 5 दिया है तुमको, और टाइम की जगह क्या रखोगे, 3600 दिया है। तो बस सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ग्राम में आ जाएगा तुम्हारा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 5 से ये कट जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, और यहाँ 4 आया, 5 9 45, 5 3 15 आया, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है किससे,
3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, चलो जो होता है देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सीधे सीधे। तो ये 2 से कट रहा है, 2 वन 2, 2 अट्ठे 16। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 18 पंजे क्या होता है 90 के 0 कैरी 9, 18 तियाँ क्या होता है 54, 54 6 60 और 3 63 के 3 कैरी आया 6, 18 सिक्सा होता है 108, 108 और 6 कितने हुए 114, कितना वो 114, और एक नंबर के बाद में पॉइंट लगाना है, ठीक है। अपॉन में 193 आ गया, 193 को इससे डिवाइड कर दो, क्या कर दो डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। डिवाइड करना तो आता ही होगा, जो नंबर नीचे होता है ब्रैकेट में कहाँ आता है बाहर आता है डिवाइड में, और जो नंबर ऊपर होता है वो कहाँ आता है बीच में आता है। 1143 से 1143, 193 का कितना मल्टीप्लाई करें 200 के आसपास है, 200 को 6 बार करोगे तो 1200 आ जाएगा। तो 6 बार से कम ही आएगा, 5 बार में जाएगा। 5 3 15 के 5 कैरी 1, 5 9 45 और 1 46 के 6 कैरी आया 4, 5 1 5 और 4 9, 13 में से 5 जाएंगे 8 बचेंगे, और यहाँ पे 3 बचा, 13 में से 6 गए 7 बचे, और यहाँ 10 में से 9 गए 1, देखो सटीक किया था हमने। पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 1800 के आसपास आ गया, 8 बार में जाएगा, 9 बार में तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार से भी कम होएगा मेरे हिसाब से। तो 8 बार करके देखते हैं, 8 3 24 के 4 हासिल है 2, 8 9 72 और 8 3 24 के 4 हासिल है 2, 8 9 72 2, 74 के 4 हासिल है 7, 8 1 8 7 15, 8 बार में कम आ रहा है, 9 बार में देखते हैं चलो। 9 3 27 के 7 कैरी 2, 9 9 81 और 2 83 के 3 कैरी आया 8, 9 1 9 8 17, हाँ तो 9 बार में चला गया। 5.9 ग्राम आया लगभग, कितना आया 5.9 ग्राम। तो कैलकुलेशन तुम्हारी मजबूत होनी चाहिए। कैलकुलेशन के लिए हमने 11th क्लास का एक चैप्टर अपलोड किया है, पहला उसका पार्ट, तो उसमें देखो उससे कैलकुलेशन तुम्हारी क्या हो जाएगी मजबूत हो जाएगी। कैलकुलेशन के लिए तुमको देखो 20 तक टेबल आना चाहिए, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी कैलकुलेशन क्या होगी तुम्हारी मजबूत होगी। बात समझ में आ गई। तो 5.9 ग्राम आ गया सिंपल सा। या इसका एक और तरीका सिंपल सा बताते हैं तुमको, दूसरा तरीका देखो मेथड। देखो कॉपर कहाँ जमा होगा, कॉपर प्लस में है तो जाहिर सी बात कहाँ जाएगा माइनस पे, कैथोड पे। तो कॉपर है, कैथोड पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉपर 2+ होगा, और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन जाएगा कॉपर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग मोल वाला तरीका लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर कितना बना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, कितने 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कॉपर बना है तुम्हारा कितना 1 मोल, 1 मोल कॉपर बन रहा है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा बताओ जरा, आवेश बता सकते हो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हो। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1 फैरेड 96,500, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा 2 × 96,500 कूलाम, बिल्कुल होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है अभी हमने बताया 96,500 कूलाम, तो 2 मोल का कितना होगा इतने कूलाम। इतने कूलाम अगर आवेश है तो 1 मोल कॉपर होगा। अच्छा 1 मोल कॉपर का वजन नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे, देखो मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो 1 मोल में पता है कितना भार होता है, 1 मोल जो भार होता है वो होता है उसके अणु भार के ही बराबर। मोल कितने दिए हैं 1 मोल बराबर भार अपॉन में अणु भार कितना होता है 63.5, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 63.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 मोल, कोई भी चीज 1 मोल ले लो तो उसका भार कितना होगा जितना उसका अणु भार है। तो कॉपर का अणु भार 63.5 होता है, तो 1 मोल का अणु भार कितना हो जाएगा 1 मोल का उसका वजन कितना हो जाएगा 63.5 ग्राम। मतलब अगर तुम्हारे पास में इतना आवेश है तो तुमको कितना ग्राम कॉपर मिलेगा, इतने ग्राम। तुम्हारे पास में आवेश कितना है अगर ये पहचान लो तो आ जाएगा। अच्छा अगर इतने कूलाम आवेश है तुम्हारे पास में तो इतने ग्राम बन रहा है। तो अगर 1 कूलाम आवेश होता तो क्या होता, ये सारा नंबर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में नीचे चला जाएगा, 63.5 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 × 96,500 कूलाम। सही है। अच्छा तुम्हारे पास में है कितना कूलाम आवेश ये भी तो निकालो, तो Q बराबर निकाल लो। Q बराबर फॉर्मूला होता है I × T, होता है कि नहीं होता है। I की जगह 5 दिया है और टाइम की जगह तुमको कितना दिया है 3600 दिया है, तो ये हो गया तुम्हारे पास में। तो ये होता है तुम्हारे पास कितना 5 × 3600। अगर तुमको 1 कूलाम आवेश के लिए इतना ग्राम बन रहा है कॉपर, तो इतने कूलाम के लिए कितना बनेगा 5 × 3600। अगर तुम्हारे पास में कूलाम है तो इसके लिए कितना बनेगा, इसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 63.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 96,500 मल्टीप्लाई क्या है 5 और मल्टीप्लाई 3600, वही चीज तो आ गई। देखो 63/5 यहाँ था, 63/5 यहाँ था, नीचे 2 मल्टीप्लाई 96,500, नीचे 2 मल्टीप्लाई 96,500, मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई 3600, 5 मल्टीप्लाई 3600। तो देखो यहाँ पे हमको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लगाया मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया। क्या लगा दिया मोल कॉन्सेप्ट, तो उससे भी आंसर हमारा क्या हो गया आ गया। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और सारे आपके जो दिक्कतें हैं वो क्या हो गई होंगी दूर हो गई होंगी। लेकिन अभी हम लोग को एक चीज़ और पढ़ना है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, फैराडे का दूसरा नियम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है करते हैं न्यूमेरिकल। अच्छे से देखो रिवाइज करो और बढ़िया से फॉर्मूले याद रखो। इसमें तो फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आंसर आ सकता है आसानी से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फैराडे का दूसरा नियम, इसको नोट कर लो पहले।
देखो फेराडे का दूसरा नियम उसने क्या बताया, उसने कहा कि अगर हम अलग अलग वैद्युत अपघट्य ले लें, क्या ले लें, इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग ले लें, मतलब दो सेल होंगे, जाहिर सी बात है, दो अलग अलग सेल हो लिया या एक ही सेल के अंदर दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया या अलग अलग सेल लेंगे, एक में ही कैसे हो पाएगा, एक में तो अलग होगा, एक ही होगा। तो मान लो दो अलग अलग सेल हैं, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है, अलग अलग है, वैद्युत अपघट्य भी अलग अलग है, लेकिन दोनों में हम एक चीज सेम रख रहे हैं, क्या, जो उसमें करंट दे रहे हैं उसका आवेश सेम दे रहे हैं, मतलब सेम टाइम के लिए सेम करंट दे रहे हैं, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, IT, मतलब जितना करंट हम पहले में दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, उतना ही आवेश कहां दे रहे हैं, दूसरे वाले में भी दे रहे हैं। तो जो दोनों में पदार्थ की मात्रा जमा होगी, तुमको पता है क्या होता है, माइनस वाले पर क्या होता है, प्लस वाली चीज आती है, और प्लस वाले पर क्या होता है, कैथोड के ऊपर क्या आता है, कैथोड के ऊपर आता है तुम्हारा प्लस वाली चीज, और एनोड के ऊपर क्या आती है, माइनस वाली चीज। जो ये मात्रा जमा होगी उसकी मात्रा किसके समानुपाती होगी, उनके ग्राम तुल्यांकों के समानुपाती होगी। ये बात जो बताई गई है यहाँ पे, इसको हम लोग चलो थोड़ा सा समझते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। जैसे मान लो अगर तुमने एक, मान लो ये ले लिया, ठीक है, इसमें तुमने दो लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड लगा लिया और एक क्या लगा दिया, कैथोड लगा दिया। मान लो ये प्लस वाली चीज है तो एनोड हो जाएगी, और ये माइनस वाली चीज है तो कैथोड हो जाएगी। बीच में क्या लगा दी हमने, बीच में इनको करंट सप्लाई कर दी, करंट सप्लाई कर दी, और मान लो यहाँ पे तुम्हारा ZnSO4 है, क्या है, ZnSO4 तुम्हारा क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। तो जिंक क्या है, प्लस वाला है, चलो प्लस वाले के बारे में ही देखते हैं। तो जिंक प्लस वाला है, कहाँ जाके जमा होगा, जिंक प्लस यहाँ पे जमा होगा जाके, किस पर, कैथोड पर। और जो है तुम्हारा हमने दूसरा ले लिया एक, सब कुछ सेम रखा, इलेक्ट्रोलाइट क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जिंक सल्फेट की जगह पे हमने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट कर दिया। मान लो इस बार क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट। और यहाँ पे हमने क्या कर दी, करंट भी दे दी। करंट दोगे तो ये प्लस वाली चीज होगी एनोड, और ये माइनस वाली होगी। तो यहाँ पे कैथोड पे कौन जमा होगा, जाके कॉपर जमा होगा। तो कितना जिंक जमा हो रहा है, कितना कॉपर जमा हो रहा है, लेकिन हमने दोनों में चार्ज सेम दिया है। चार्ज क्या दिया है, सेम, क्यू यहाँ पे भी दिया है चार्ज, और क्यू यहाँ पे भी दिया है। तो जाहिर सी बात है, तुमको पता है मात्रा, अगर हम जिंक की मात्रा की बात करें, एम जिंक यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब जिंक की जमा हुई मात्रा वो किसके बराबर होती है, तुमको पता है, ऊपर आता है ई जिंक, क्या आता है, ई जिंक, अपॉन में नीचे क्या आता है, एफ, और मल्टीप्लाई में क्यू, यही आता है ना। एफ तो सेम रहेगा। अब यहाँ की बात करें, एम कॉपर, कॉपर कितना जमा होगा, अब जाहिर सी बात है कॉपर के लिए तो ई अलग होगा ना, ई कॉपर का, क्यों, क्योंकि ऊपर तो मोलर मास आता है और नीचे एक्स आता है, तो मोलर मास भी कॉपर का अलग है और यहाँ जिंक का अलग अलग है, तो ई अलग होगा दोनों का। ई यहाँ पे कितना आएगा, ई कॉपर का आ जाएगा, जो भी आना होगा, ऊपर मोलर मास कॉपर का और नीचे क्या आ जाएगा, कॉपर के ऊपर 2 प्लस है तो 2 प्लस आ जाएगा। लेकिन मोलर मास अलग अलग होता है कॉपर और जिंक का, इसलिए ई भी क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा। नीचे एफ तो सेम ही रहेगा ना, फैराडे कांस्टेंट तो चाहे जिसके लिए हो सेम ही रहेगा, 96,500 कूलम, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, क्यू होता है। क्यू दोनों में हमने क्या रखा है, सेम रखा है, यही कंडीशन थी हमारी, ठीक है। अगर हम चार्ज सेम रखें तभी कंडीशन है। अच्छा, ऊपर एम जिंक है, दोनों को जरा डिवाइड कर देते हैं, और नीचे क्या है, एम कॉपर, तो ऊपर आएगा ई जिंक मल्टीप्लाई क्यू अपॉन एफ, नीचे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ई कॉपर मल्टीप्लाई क्यू अपॉन एफ, एफ से एफ कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। देखो क्या आया, एम जिंक अपॉन में एम कॉपर, मतलब जिंक की जमा हुई मात्रा अपॉन कॉपर की जमा हुई मात्रा, ऊपर ई जिंक आया और नीचे क्या आया, ई कॉपर आया। तो देखो किस पर निर्भर कर रही है, सिर्फ और सिर्फ तुल्यांकी, जो ग्राम तुल्यांक है उस पर डिपेंड कर रही है। जिंक की मात्रा अपॉन में कॉपर की मात्रा, ऊपर जिंक का तुल्यांक आया है, नीचे ग्राम तुल्यांक किसके आए हैं, कॉपर के आए हैं। तो यही एक तुम्हारा सा क्या है, स्टेटमेंट टाइप का है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह तो आएगा नहीं। आएगा तो यही आ सकता है कि बताइए दो जो है क्या कहते हैं, अलग अलग तरह के विद्युत अपघट्य हैं, एक में कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट एक दूसरे में है, और तुमसे बोल देगा कि जो है जिंक की मात्रा इतनी है, कॉपर की मात्रा इतनी है, और जिंक का तुल्यांक कितना है, तो इसका तुल्यांक बताइए, यही सब पूछ सकता है तुमसे, और इसके बाद इससे ज्यादा तो कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ये है फैराडे का दूसरा नियम। ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो फैराडे के फर्स्ट नियम से आते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फैराडे के सारे नियम हो गए हैं। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, अब हम लोग को पढ़ना है देखो चालकता, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, कोलेराउश का नियम, ये सब चीजें क्या करना है, पढ़ना है। वहां से न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक ठाक, एक तो इससे आता है फर्स्ट नियम से, और उससे भी आता है। तो इतना मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आप लोग को एक बटन दिख रहा होगा व्हाइट वाला, वो जरूर दबाना है। कमेंट में बताओ कैसा, मतलब क्या लगा पढ़ने के बाद में, डाउट दूर हुए कि नहीं दूर हुए, और क्या करना है, 5 लोग को शेयर तो करना जरूर है, 5 लोग को तो जानते ही होगे ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।